हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर जो कि आज का अपना टॉपिक रहने वाला है लंबर पंचर। तो जनरली जैसे आपको भी पता होगा कि लंबर पंचर क्या होता है, और मैं आज डिस्कस कर ही रहा हूँ कि लंबर पंचर क्या होता है। थोड़ा डिटेल में अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जनरली अगर अपन बात करें तो लंबर पंचर की एक जनरल डेफिनेशन की अपन बात करें तो डेफिनेशन बोलेंगे तो अपन बोलेंगे कि इट इज़ ए प्रोसेस वेयर ए निडल इज इंसर्टेड टू सब एरेक्नोइड स्पेस टू विड्रॉल ऑफ द CSF। मतलब कि यह एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा एक निडल को सब एरेक्नोइड स्पेस में इंसर्ट किया जाता है। और इंसर्ट क्यों किया जाता है? CSF को विड्रॉल करने के लिए। और जो CSF को विड्रॉल करने की प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है? अपना लंबर पंचर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं, इट इज ए प्रोसेस इन विच ए needle inserted to sub space to withdrawal of CSF। ये आपकी शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन हो गई कि यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा निडल को इंसर्ट किया जाएगा। कहाँ? सब एरेक्नोइड स्पेस में। और क्यों? कि वहां से अपने को CSF का रिमूवल करना है या विड्रॉवल करना है। ये तो आपकी डेफिनेशन की बात हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि डेफिनेशन के बाद में कि भाई जो अपन लंबर पंचर प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसका क्या पर्पज है, क्यों करना चाहते हैं, कि इसका इंडिकेशन क्या है। तो अपन बोल सकते हैं कि पर्पज ऑफ द लंबर पंचर या इंडिकेशन ऑफ द लंबर पंचर। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या रहेगा इसका पॉइंट? पर्पज। इसको इंडिकेशन भी बोल सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज लेंगे। ठीक है, तो मेनली इसका जो पर्पज रहेगा वो एक तो डायग्नोस्टिक पर्पज से यूज ले सकते हैं अपन, और एक CSF को रिमूव करने के लिए यूज ले सकते हैं। जैसे कि डायग्नोस्टिक पर्पज की बात करें तो ऐसी कई प्रकार की बीमारियां होती है जिनका डायग्नोसिस करने के लिए अपने को CSF की जरूरत होती है। और CSF को रिमूव करेंगे तो कौन से प्रोसेस करेंगे अपन? लंबर पंचर से। तो इसका एक पर्पस तो हो सकता है कि मेनिंजाइटिस में। ठीक है, सेकंड इसको माइलोग्राफी में यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मेनिंजाइटिस तो आपके समझ में आ ही रहा होगा कि मेनिंजाइटिस क्या है। एक डिजीज है जिसमें जो आपकी कवरिंग है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, या मेनिंजिस का इन्फ्लामेशन हो जाता है। मेनिंज क्या होती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एक कवरिंग होती है। ये तो आपको सबको पता होगा, लेकिन थोड़ा इसके बारे में भी पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। माइलोग्राफी क्या है कि यह एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा एक डाई को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और उस डाई को इंट्रोड्यूस क्यों कराते हैं? कि एक उसका क्लियर विजुअलाइजेशन कर सकें। अब वो क्लियर विजुअलाइजेशन करने के लिए अपने को लंबर पंचर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने जो डाई इंसर्ट करेंगे वो डायरेक्ट तो इंसर्ट करा नहीं सकते। तो उसके लिए अपने को एक वे चाहिए, और वे कौन सा होगा? वही सब एरेक्नोइड स्पेस होगा अपना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में अपन बात करें तो एक डिजीज होती है पोर्ट्स डिजीज। पोर्ट्स डिजीज में भी अपन इसको यूज लेते हैं। ठीक है, पोर्ट डिजीज को TB ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बोल सकते हैं। यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ दो पॉइंट्स के बारे में बात कर ली। पहली तो बात की अपन ने डेफिनेशन की, सेकंड बात की अपन ने लंबर पंचर के पर्पज क्या है, इंडिकेशन क्या है। फर्स्ट अपन ने पर्पज की बात की तो इसका पर्पज होता है कि मेनिंजाइटिस है उसका डायग्नोसिस करने में काम ले सकते हैं। सेकंड पर्पज होता है इसका माइलोग्राफी के लिए काम ले सकते हैं। थर्ड पर्पज है इसका पोर्ट्स डिजीज या ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उसके बारे में भी अपन इसका पता लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है अपनी कि अपन कौन कौन से स्टेप यूज लेंगे, कौन कौन से स्टेप यूज लेंगे लंबर पंचर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो लंबर पंचर कर रहे हैं तो स्टेप्स की जरूरत होगी। ये तो है नहीं कि अपन डायरेक्ट पेशेंट आया और अपन ने लंबर पंचर परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो स्टेप के अंदर अपन 1 बाय 1 बात करते हैं। फर्स्ट में तो अपन करेंगे पेशेंट है तो उस पेशेंट को लेवल करेंगे। ठीक है, लेवल द पेशेंट। लेवल क्यों करेंगे भाई, लंबर पंचर कर रहे हैं तो उसका अपने को पता भी तो होना चाहिए कि कौन सा पेशेंट है, उसका लंबर पंचर परफॉर्म करना है अपने को। तो इसलिए पहले लेवलिंग कर देंगे कि भाई ये पेशेंट है और इसका लंबर पंचर होगा। और जो अपन वाइल्स वगैरह लेंगे उसमें नेमिंग वगैरह कर देंगे और जो भी डिटेल्स लिखनी होती है वो आईपीडी ओपीडी वगैरह जो भी नंबर होते हैं वो लिख देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट बात होगी अपनी किसकी, कि लेबल द पेशेंट। पेशेंट को लेबल कर दिया है, देन उसके बाद में उसके वाइटल्स को भी अपन को देख लेना है। ठीक है, वाइटल्स देख लेंगे। देन उसके बाद में अपने को कलेक्टिंग वाइल लेनी है। सैंपल कलेक्शन करने के लिए कलेक्टिंग वाइल कलेक्ट करनी है कि भाई जो वाइल होती है उसके अंदर ही तो अपन को सैंपल कलेक्ट करेंगे। अरे कुछ न कुछ तो अपने पास इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके अंदर ही तो सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो वो वाइल अपन कितनी यूज लेंगे और सैंपल कितना लेंगे उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो जनरली जब अपन लंबर पंचर परफॉर्म करते हैं तो अपन जो लंबर पंचर सैंपल होता है CSF का वो 3 वाइल्स में कलेक्ट करते हैं। कितनी वाइल्स में? सैंपल शुड बी कलेक्टेड इन 3 वाइल्स। अब आपके मन में एक क्योरी आ रही होगी कि सर ये बात तो सही है कि भाई सैंपल तो कलेक्ट करते हैं लेकिन 3 वाइल में क्यों करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो वाइल होगी उसमें तो आपकी जो जनरली जिस डिजीज कंडीशन की स्टडी करनी है उसके बारे में। ठीक है, फर्स्ट में कौन सा हो गया? डिजीज डायग्नोसिस। और सेकंड जो वाइल होगी वो यूज लेंगे अपन सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। और थर्ड होगी वो अपन एक्स्ट्रा में रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि दोनों जो अपन सैंपल लेते हैं वो खराब हो जाते हैं, एक खराब हो जाता है, कुछ न कुछ रीजन हो जाता है और बार बार ये कोई एक इजी प्रोसीजर नहीं है। अगर इस प्रोसीजर में अपने को थोड़ा सा भी अगर अपन ऐसा बर्ताव करते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये न्यूरो से रिलेटेड प्रोसीजर है। इस वजह से अपन पहले ही एक सैंपल एक्स्ट्रा लेते हैं। फर्स्ट तो डिजीज कंडीशन से या डिजीज डायग्नोसिस के लिए जो सैंपल लेंगे, सेकंड लेंगे सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए और थर्ड अपने एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई होगी सभी को। ठीक है, देन इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भाई ये तो बात हो गई लेकिन ऐसा तो है ही नहीं है कि पेशेंट आया और खड़े खड़े के नंबर पंचर कर दिया अपन ने। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है। ठीक है, पर्टिकुलर पोजीशन होती है तो उस पोजीशन के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, कि पोजीशन ड्यूरिंग लंबर पंचर। ठीक है, ये स्टेप्स ही चल रहे हैं अपने, जो अपन स्टेप्स की बात कर रहे थे ना वही स्टेप चल रहा है। पहला स्टेप मैंने बताया था कि जो लेबल करेंगे, सेकंड बोला मैंने कि आपका जो पेशेंट उसके वाइटल्स देखेंगे, थर्ड बोला मैंने आपको सैंपल कलेक्ट करेंगे और थर्ड बोलेंगे पोजीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई होगी आपकी। तो पोजीशन की अगर बात करें अपन तो इसमें बोल सकते हैं फीटल एटीट्यूड। फीटल एटीट्यूड पोजीशन। ठीक है बच्चों, या इसी पोजीशन को अपन बोल सकते हैं साइडलाइन पोजीशन। विद फ्लैक्स्ड नी। ठीक है भाई, बात एक ही बोल रहे हैं अपन। भाई फीटल एटीट्यूड पोजीशन में क्या होता है कि उसका जो सिर है वो टच होता है अपने नीज के, और इसमें मैंने बोला साइड लाइन तिरछा लेट जाएगा और फ्लैक्स कर लेगा, नी को फ्लैक्स करेगा, तो वही फीटल एटीट्यूड वाली पोजीशन हो जाएगी।
तो यहां तक बात हो गई अपनी कि पोजीशन कौन सी यूज लेंगे। लेकिन पोजीशन यूज करने के बाद में एक मन में आइडियाज भी आता है कि सर यही पोजीशन क्यों यूज लें, इसका भी तो एक रीजन है कि यही पोजीशन अपन यूज क्यों लें। तो यह पोजीशन यूज लेने के कुछ पर्पज होते हैं, वो पर्पज आपको मैं बता देता हूं कि एडवांटेज ऑफ दिस पोजीशन। दिस पोजीशन एडवांटेज की अगर अपन बात करें तो इससे क्या होगा, जो आपके वर्टिब्राज हैं, जो आपके वर्टिब्राज है उनके बीच में एक गैप वाइड हो जाएगा। जैसे आपकी जो वर्टिब्राज ये सीधी है और ये अगर टर्न करेगी तो जो यहाँ का गैप है वो वाइड हो जाएगा और जिससे आपकी वर्टिब्राज की इंजरी प्रिवेंट होएगी। तो इसको अपन बोल सकते हैं एडवांटेज ऑफ दिस पोजीशन टू एनलार्ज द गैप बिटवीन वर्टिब्रा, ठीक है, या फिर टू मेंटेन द वाइड गैप, ठीक है। द वाइड गैप इन वर्टिब्रास के बीच में वाइड गैप को मेंटेन करना। वाइड गैप मेंटेन करने का एक ही पर्पस हो गया अपना मुख्य कि जो आपकी वर्टिब्रास है उसके अंदर नर्व्स हैं या फिर और भी सब एरेकोनॉइड स्पेस है या फिर सब ड्यूरल स्पेस है या और कोई अनेक प्रकार का जो स्पेस है उसके अंदर निडल ना चली जाए, क्योंकि अपने को जहां निडल भेजनी है वहीं जाए। अगर अदर लोकेशन पर अगर निडल जाएगी तो अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। यहां तक बात आ गई आपके समझ में सभी के, ठीक है। ये बात हो गई पोजीशन की। इसके बाद में हो गई जो एडवांटेज है पोजीशन के उसकी। देन उसके बाद में अपन बात करेंगे कि सर साइट कौन सी यूज लेंगे, क्योंकि मुख्य जो क्वेश्चन देखा जाता है ये पोजीशन से देखा जाएगा या एडवांटेजेस से देखा जाएगा या आपकी साइट से देखा जाएगा, ठीक है। तो अपन अब बात कर लेते हैं कि साइट कौन सी यूज लेंगे। अब साइट यूज लेंगे तो कौन से वर्टिब्रल लेवल पे यूज लेंगे, ठीक है। तो जो आपका लंबर पंचर किया जाता है, जो नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि कहां किया जाएगा, लंबार रीजन में किया जाएगा। और लंबार रीजन की जो कौन सी वर्टिब्रा है, कौन से नंबर की वर्टिब्रा है, उनके बीच में आपको निडल इंसर्ट करनी होती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अपन साइट की, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ अपन अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो ये होती है L3 L4। इसको मोस्ट कॉमन साइट भी बोल सकते हैं और मोस्ट कॉमन साइट यूज्ड इन अडल्ट, ये भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो भी यही अपन बोलेंगे मोस्ट कॉमन यूज्ड साइट इन अडल्ट। अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन यूज लेने वाली साइट कौन सी होगी, L3 L4। लेकिन आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बच्चों में लंबर पंचर करने के लिए कौन सी साइट यूज लेते हैं, तो उसमें आपको आंसर करना है L4 L5, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में यहां तक सभी के कि मोस्ट कॉमन साइट इन चिल्ड्रन, यहां तक बात समझ में आई होगी सभी के, ठीक है। ये तो आपके जनरली कुछ स्टेप्स थे जो कि लंबर पंचर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन ने बात की थी कि लेवल द पेशेंट। देन नेक्स्ट बात की थी अपन ने वाइटल ऑफ द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद में सैंपल के बारे में अपन ने बात की कि भाई कितने सैंपल लेने हैं, वाइल्स कितनी लेनी है, क्यों लेनी है, भाई एक लेनी है तो क्यों लेनी है, दो लेनी तो क्यों लेनी है, और तीसरी एक्स्ट्रा क्यों लेनी है। देन उसके बाद में अपन ने बात की थी कि पोजीशन कौन सी यूज लेंगे और पोजीशन के एडवांटेज क्या होते हैं। यहां तक बात आई समझ में। और पोजीशन के बाद में फिर अपना आया था एक और पॉइंट कि साइट कौन सी यूज लेंगे। साइट में मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन साइट की अगर बात करें तो L3 L4 यूज लेंगे, और नेक्स्ट अगर बात करें कि मोस्ट कॉमन साइट यूज्ड इन अडल्ट तो भी L3 L4 का ही नाम अपन लेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ लेता है अपने से कि मोस्ट कॉमन साइट यूज्ड इन लंबर पंचर इन चिल्ड्रन, तो क्या बोलेंगे अपन, L4 L5 के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। यहां तक आया समझ में सभी के, ठीक है।
हाँ तो दोस्तों अब आगे की अपन बात कर लेते हैं, और जो अभी अपन ने स्टेप्स के बारे में बात की थी उनके अलावा मैं कुछ और टॉपिक्स हैं इसके अंदर, मतलब कुछ और पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स नहीं और पॉइंट है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि जो अपन लंबर पंचर करते हैं उसके अंदर नीडल कितने गेज की यूज़ लेते हैं। अगर अपन पहले की बात करें तो पहले 16 गेज की जो नीडल यूज़ ली जाती थी, बट नाउ डेज इन दिनों 22 गेज की नीडल यूज लेते हैं। 16 गेज की नीडल है उसका डायमीटर ज़्यादा होता था, और आपकी जो 22 गेज की नीडल है उसका डायमीटर कम होता है, जिससे कि इंजरी के चांसेज भी कम होते हैं और पेशेंट को प्रॉब्लम भी कम होती है। ठीक है, यहाँ तक बात आई होगी समझ में आपके। और इसके बाद में मैं बोलना चाह रहा था कि इसके अंदर मैनोमीटर भी यूज लेते हैं। मैनोमीटर यूज लेते हैं। मैनोमीटर क्यों यूज लिया जाता है? टू मेजर द प्रेशर ऑफ CSF का प्रेशर मेजर करने के लिए क्या है, मैनोमीटर यूज लिया जाता है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर CSF का प्रेशर कितना होता है। तो CSF के प्रेशर की अगर अपन बात करें तो CSF का प्रेशर होता है 5 से 15 mm ऑफ Hg। ये तो आपका CSF का प्रेशर होता है। देन इसके नेचर की बात कर लें तो इसका जो pH है तो वो होती है 7.32। ठीक है, ये इसकी pH होती है CSF की। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आई होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपन CSF यूज़ लिए हैं या फिर जो आप लंबर पंचर कर रहे हो वो कहाँ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो आप यूज कर रहे हो वो कहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए, या फिर ये प्रोसीजर कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। तो इसका जो मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो देखा जाए तो एक ही है, और वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, ICP अगर बढ़ा हुआ है, इंक्रीज ICP, तो उसमें क्या है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात हो गई है। ये तो आपकी स्टेप्स के बारे में हो गई, और जो जनरली बातें अपने को जाननी होती है जो कि पॉइंट ऑफ द एग्जाम या व्यू ऑफ द एग्जाम से इंपॉर्टेंट होती है, वो कुछ बातें थी। नेक्स्ट इसके बाद में अपना आता है कि स्टोरेज ऑफ द CSF, कि अपन जो CSF है उसको स्टोर भी तो करेंगे। अरे ये तो है ही नहीं कि CSF अपन ने लिया डायरेक्ट बगल में लेबोरेटरी है वहाँ दे दिया, ऐसा थोड़ी है। तो इसके स्टोरेज की बात कर लेते हैं अपन कि भाई कहाँ कहाँ इसको स्टोरेज किया जाता है और इसको कितनी डिग्री टेम्परेचर पर अपन स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर अपन स्टोर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर इसको स्टोर किया जा सकता है। रूम टेम्परेचर कितने की बात करें, 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं या कितने समय तक स्टोर कर सकते हैं, तो समय रहेगा आपका 6 आवर। रूम टेम्परेचर पर आप कितनी देर तक इसको स्टोर कर सकते हो, 6 आवर्स तक स्टोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन 24 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर अपन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन इसको कितनी देर स्टोर कर सकते हैं, 24 आवर तक अपन इसको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसका जो नेक्स्ट स्टोरेज की होगी तो वो नेक्स्ट स्टोरेज होगा इसको सीरोलॉजिकल, क्या है, सीरोलॉजिकल स्टडी के लिए कितने टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। तो सीरोलॉजिकल की अगर बात करें तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अपना इसका टेम्परेचर रहेगा। कि अगर जनरली अपने को स्टोर करना है 6 घंटे तक तो अपन इसको रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर होगा अपना 22 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसको 24 आवर्स तक स्टोर करना है तो उसके लिए अपन लेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और अगर अपने को सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है या फिर CSF की सीरोलॉजिकल स्टडी करनी है तो उसके लिए अपने को CSF को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करना होगा। यहां तक आई बात समझ में सभी के, ठीक है। तो ये तो आपके जो जनरली टेम्परेचर स्टोरेज के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करते हैं कि फाइंडिंग
ऑफ CSF, कि जो CSF है उसकी नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होती है। ठीक है, फाइंडिंग बोल सकते हैं या फिर अपन नॉर्मल फाइंडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, CSF का अमाउंट आपको पता होगा कि कितना होता है कि 720 ml होता है इसका अमाउंट, जिसमें से 600 ml रीअब्जॉर्ब हो जाता है या फिर वो रीअब्जॉर्ब होता रहता है, और कांस्टेंट 120 ml बना रहता है। कहाँ से सीक्रेट होता है, कहाँ एब्जॉर्ब होता है, ये अलग प्रोसेस होती है। अपन बात कर रहे हैं कि नॉर्मल फाइंडिंग ऑफ द CSF के बारे में। तो नॉर्मल फाइंडिंग ऑफ CSF के बारे में अगर बात करें तो CSF के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो CSF के अंदर अपना प्रेजेंट होता है प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट होता है इसमें ग्लूकोज। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट इसके अंदर अपना बात करें तो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो मेनली जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं या जो मेनली जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, प्रोटीन और ग्लूकोज किसके अंदर प्रेजेंट होता है, CSF के अंदर। अब आपके थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा कि सर वो बात तो ठीक है, लेकिन कितना अमाउंट होता है CSF में प्रोटीन का, प्रोटीन का होता है 45 से 60 mg/dl। ठीक है, ये तो प्रोटीन का अमाउंट हो गया। और जो आपका अमाउंट होता है, नहीं सॉरी, ये अमाउंट होता है 15 से 45। ठीक है, और जो आपका ग्लूकोज का अमाउंट होता है वो होता है 45 से 80 mg/dl। ठीक है, ये जनरल अमाउंट होता है जो कि CSF में प्रेजेंट होता है या CSF में पाया जाता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनके अंदर जो CSF है उसमें प्रोटीन और ग्लूकोज का जो लेवल है वो अल्टर्ड हो जाता है। या फिर एक अगर क्वेश्चन आ जाए कि CSF में RBC प्रेजेंट होती है तो अपन बोलेंगे नहीं होती है। ठीक है, बात यहाँ तक आ गई। या फिर अपन बोले कलर ऑफ द CSF, कलर ऑफ CSF की बात करें कि क्लाउडी कलर आ रहा है CSF का, तो क्या है, ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। तो जो आपका प्रोटीन और ग्लूकोज का अमाउंट है या फिर लेवल है वो इन्फेक्शन की कंडीशन में अल्टर्ड हो जाता है। इन्फेक्शन कौन सा होगा, दो प्रकार के इन्फेक्शन देखेंगे इसके अंदर, एक तो बैक्टीरियल देखेंगे और एक देखेंगे अपना वायरल। ठीक है, दो प्रकार के इन्फेक्शन की बात करेंगे, एक तो बैक्टीरियल, एक हो गया वायरल। तो देखो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है उसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट हमेशा बढ़ेगा। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होगा, इंक्रीज प्रोटीन और ग्लूकोज डिक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आई होगी आपकी बात समझ में। और जो वायरल है उसके में जस्ट अपोजिट हो जाए, इसमें प्रोटीन तो डिक्रीज होगा और ग्लूकोज है वो इंक्रीज होगा। यहां तक आई बात समझ में सभी को। ठीक है, ये तो अपनी थी बात यहाँ तक कि भाई लंबर पंचर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके इंडिकेशन क्या होते हैं, यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। स्टेप्स के बारे में बात कर ली थी अपन ने, और अपन ने बात ये भी की थी कि जो आपका लंबर पंचर किया जाता है उसके अंदर अपन नॉर्मल फाइंडिंग क्या क्या देखेंगे। अब यहाँ तक आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद में आती है पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन या पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर तक की बात हो गई, साइट कौन सी यूज लेते हैं, ये सारी चीजें अपन ने बात कर ली है। ठीक है, या फिर एक नाम और बता दूं मैं, जो लंबर पंचर करने की साइट है उसको टफर लाइन भी बोल सकते हैं। टफर लाइन की जो साइट होती है, टफर लाइन कहाँ पाई जाती है, L3 L4 के बीच में ही जो टफर लाइन है वो पाई जाती है। ठीक है, या इसको अपन इस नाम से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन कि जो आपका लंबर पंचर परफॉर्म किया है उसके बाद में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। ठीक है, पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अब पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो इसके अंदर दो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को क्यों मिलता है।
ठीक है, या फिर पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन मिल रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो ये बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन है वो होता है कि हेडेक। और हेडेक का जो रीजन होता है वो होता है कि स्लाइटली अपन हेड को एलिवेट कर देते हैं तो उस वजह से हेडेक हो जाती है। ठीक है, साइट पेन, जो आपकी प्रोसीजर की साइट है वहां पेन हो सकता है, लीकेज, ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, यहां तक आई होगी बात समझ में कि जो कॉम्प्लिकेशन है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट होने के लिए, अपने को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं टू ओवरकम द कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि जो कॉम्प्लिकेशन उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको दूर करने के लिए अपने को क्या करना होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए अपन बात करेंगे फ्लैट पोजीशन टू द पेशेंट। जो पेशेंट है उसको अपन फ्लैट पोजीशन दे देंगे, जिससे क्या होगा, उसका पोस्ट प्रोसीजर हेडेक वाले कॉम्प्लिकेशन था वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करेंगे फ्लैट पोजीशन के बाद में, जो पेशेंट है उसको अगर लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम है तो भी उसको अपन क्या करेंगे, हाइड्रेट करेंगे, प्रॉपर हाइड्रेशन। तो इसमें लिख सकते हैं मेंटेन प्रॉपर हाइड्रेशन स्टेटस, मतलब जो पेशेंट है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, हाइड्रेशन के स्टेटस को मेंटेन करेंगे। उसकी वजह से भी आपका क्या है, जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला था वो रिड्यूस हो जाएगा। यहां तक आई बात समझ में सभी को। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था लंबर पंचर, जो कि जनरली अपन ने कवर कर लिया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अपन इसमें डायरेक्ट तो नहीं लिखे, लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसी है जो आपको बता देता हूं कि जो आपका लंबर पंचर प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। भाई पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, नहीं तो वो कोऑपरेट करेगा क्या, आपको नहीं करेगा कोऑपरेट। ठीक है, यहाँ तक आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ओके।